हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है और आखिर पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी होता है और अगर पावर शेयरिंग ना करें तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और सिंपल है, तो हम इसे एनिमेशन के साथ ईजी वे में कंप्लीट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है दो देशों की कहानी से। एक देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम की स्टोरी को। तो ये बेल्जियम है और ये काफ़ी छोटा देश है यूरोप का। बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से कनेक्टेड है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये उतना ही छोटा है जितना हमारे देश में हरियाणा है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरे बेल्जियम में सिर्फ 1 करोड़ लोग ही रहते हैं। अब आप इस मैप को देखिए ध्यान से। ये जो येलो कलर का है ये है फ्लामिश रीजन। इसमें 59% लोग रहते थे। ये लोग डच लैंग्वेज को बोलते थे। और ये जो नीचे का रेड रीजन है ये है वेलोनिया रीजन और इस रीजन में 40% लोग रहते थे और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और बचे हुए 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब आप ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये है बेल्जियम की कैपिटल। इसका नाम है ब्रुसेल। तो ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें ना कंडीशन अलग थी थोड़ी। तो इसमें क्या था, 80% लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर हम पूरे बेल्जियम को देखें तो उसमें मेजोरिटी लोग क्या थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। और अगर हम कैपिटल की बात करें तो उसमें मेजोरिटी लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, मतलब उल्टा था। तो ऐसा होने के कारण ये जो दोनों कम्युनिटी के लोग थे इनके बीच में टेंशन बढ़ने लगी। तो ये टेंशन क्यों बढ़ने लगी, इसके पीछे 2 कारण थे। तो पहला कारण ये था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, तो ये रिच थी और पावरफुल थी। तो इसलिए जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो डच कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। और दूसरा कारण ये था कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको बहुत ज़्यादा कम ही बेनिफिट मिलते थे और वो इकोनॉमिकली डेवलप भी नहीं थे और उनको एजुकेशन में भी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक कम्युनिटी को तो बहुत सारे लाभ मिल रहा है, सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को इतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो इनके बीच में क्या होगा, टेंशन ही तो बढ़ेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 1950 से 1960 के बीच इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। और जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहाँ पे तो कंडीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। ओकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसी को टेंशन को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है बेल्जियम की, वो थोड़ी अपनी समझदारी दिखाती है। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज करती है ताकि जो दोनों बीच कम्युनिटी है उनके बीच में शांति बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंज ये था कि जो गवर्नमेंट होगी तो उसमें डच के और फ्रेंच के इक्वल मिनिस्टर होंगे। और दूसरा चेंज ये था कि कोई भी अगर स्पेशल लॉ पास होता है तो वो दोनों कम्युनिटी की सहमति से होगा, कोई भी एक कम्युनिटी की सहमति से नहीं होगा। और तीसरा चेंज ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके और उसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और चौथा चेंज ये किया गया कि जो ब्रुसेल थी, कैपिटल थी बेल्जियम की, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और पांचवा चेंज ये था कि इन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई। एक तो सेंट्रल थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये तीनों कम्युनिटी के लिए अलग अलग बनाई गई थी ताकि ये जो गवर्नमेंट थी ये उनके लिए हित में काम कर सके। जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट होती है वैसे ही वहाँ पर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। काम सेम था, बस नाम अलग था। तो बेसिकली देखा जाए तो बेल्जियम में 3 तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़िया था कि फ्यूचर में फिर कभी भी इन कम्युनिटी के बीच में लड़ाई नहीं हुई और कभी भी टेंशन का माहौल नहीं बना गया। सब खुशी खुशी रहने लगे, सब शांति से रहने लगे। तो वहाँ पे इतना बढ़िया सिस्टम होने के कारण जो ब्रुसेल होती है बेल्जियम की राजधानी, उसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए चूज करा जाता है। तो ये कहानी थी बेल्जियम की जो एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी है जो है श्रीलंका की। तो ये है श्रीलंका। ये एक आइलैंड नेशन है, मतलब इसके चारों तरफ पानी है। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं और ये पॉपुलेशन हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है। और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। अब हम बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में किस किस टाइप के लोग रहते थे, हम उसकी बात करते हैं। तो 74% लोग सिनाला स्पीकर्स थे, मतलब जो सिलाना लैंग्वेज बोलते थे।
और 18% लोग तमिल स्पीकर हैं, मतलब जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के लोग थे, एक ऐसे तमिल लोग जो बचपन से ही श्रीलंका में रहते थे, और दूसरे वो जो इंडिया से माइग्रेट होकर एज अ टी वर्कर श्रीलंका में आए थे और फिर वहीं पर सेटल हो गए। और 7% जो लोग थे वो क्रिश्चियन थे, मतलब वो सिन्हाला और तमिल दोनों ही बोल सकते थे। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, मतलब वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, और जो तमिल स्पीकर्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो दोस्तों क्या होता है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होती है वो मेजोरिटी वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करने लगती है, मतलब जो सिन्हालास थे उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, और तो और उनके हित में क्या कानून बनाने लगी। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके हित में क्या क्या काम करे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास करा जिससे जो सिन्हाला की लैंग्वेज थी उनको ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की घोषित कर दिया। और गवर्नमेंट ने क्या करा, जो सिन्हाला एप्लीकेंट थे उनको गवर्नमेंट जॉब में और एडमिशन्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दे दिए। मतलब कोई एक जॉब है जिसमें दो, एक सिन्हालास और तमिल ने फॉर्म भरा, तो सिन्हालास वाले को जॉब मिल जाएगी और तमिल वाले को जॉब नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कैसा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था वहाँ पर। और तो और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने धर्म के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था। जो गवर्नमेंट थी वो बुद्धिज्म को ज़्यादा वो सुरक्षित मतलब प्रोटेक्ट करती थी और उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती थी। तो हमें ये सब देखकर पता चला कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो सिन्हालास को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो तमिल्स थे उनको वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। जो वहाँ के तमिल थे वो समझ गए थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमारी जो भी लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर है, उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। फिर जो तमिल पीपल थे उनको लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको भी वो नहीं मान रही है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। तो अब तमिल लोग समझ गए थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमें इक्वल ट्रीट नहीं कर रही है जैसे सिन्हालास को कर रही है। फिर जो तमिल लोग थे उनको लगा कि अब गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, तो वो खुद से ही फिर स्टेप लेने शुरू कर दिए। तो तमिल लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और डिमांड करना शुरू कर दिया। तो इनकी पहली डिमांड ये थी कि जो लैंग्वेज है हमारी तमिल लैंग्वेज उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। और उनकी दूसरी मांग ये थी कि उनके रीजन में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जाए। और तमिल लोगों की तीसरी डिमांड ये थी कि उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे सिन्हालास को मिलती है। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो उनकी बात नहीं सुनती है और उनको अनदेखा कर देती है, वो सुनती नहीं है उनकी मांगे। तो फिर जो तमिल लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप हमारी मांगे नहीं सुन रहे तो कम से कम हमें नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में हमें अपनी खुद की कंट्री दे दीजिए ताकि हम शांति से रह सकें। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने इसके लिए भी मना कर दिया उनको। फिर ऑब्वियस सी बात है कि तमिल लोगों को गुस्सा आने लग गया, फिर उन्होंने फिर लड़ाई शुरू कर दी। तो इसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब इस वॉर के कारण काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हजारों लोगों की मौत हो गई और काफी लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। और इस सिविल वॉर के कारण श्रीलंका को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो ये कहानी थी श्रीलंका की जिसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। तो दोस्तों अब तक हमने दो कहानियां सुनी, एक थी बेल्जियम की कहानी और दूसरी थी श्रीलंका की कहानी। तो दोनों ही देशों की स्टोरी लगभग सेम थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देश काफ़ी खुशी खुशी रहने लगा और एक देश में सिविल वॉर हो गई। तो इसका एक ही आंसर है, वो है पावर शेयरिंग। तो हमने देखा कि बेल्जियम में कैसे लोगों ने आपस में पावर को शेयर करा, फिर इसके कारण क्या हुआ कि वहां पे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि पावर सबके पास इक्वल इक्वल थी। वहीं हम बात करते श्रीलंका की, तो वहां पर पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण वहां पे सिविल वॉर हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पावर शेयरिंग करना यहाँ पर क्यों अच्छा होता है। तो इसके दो रीजन होते हैं, एक तो प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। तो जो प्रूडेंशियल रीजन है उसका मतलब है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब जो पावर शेयरिंग है वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके कारण जो दोनों ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होते और सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। आपको ये इन दोनों के एग्जाम्पल से भी पता चल गया होगा। और मोरल रीजन ये है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो पावर शेयरिंग है वो बेस है डेमोक्रेसी का। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो तभी सही चलेगी जब पावर शेयरिंग होगी। मतलब जितनी अच्छी पावर शेयरिंग होगी गवर्नमेंट भी उतना ही अच्छा काम करेगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब किस प्रकार से पावर को शेयर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, तो इसमें क्या होता है, पावर को सेम लेवल पर गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो इसमें क्या होता है, किसी के पास पावर ज़्यादा या कम नहीं होती है, इसमें सबके पास इक्वल पावर होती है, बस इनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। और ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे पे नज़र रखती हैं कि दूसरी ऑर्गन ज़्यादा पावर का यूज़ तो नहीं कर रही, तो ये इंश्योर करती हैं कि कोई दूसरी ऑर्गन ज़्यादा अनलिमिटेड पावर का यूज़ तो नहीं कर रही है। तो ये सब नज़र रखते हैं आपस में।
तो इसलिए इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। अब अगला है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप पे होती है क्योंकि ये पूरी देश की गवर्नमेंट होती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लोगों के लिए काम करती है, वो होती है लोकल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो देखिए ये जो पावर शेयरिंग होती है ये वर्टिकल होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, और इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो डिफरेंट ग्रुप के साथ शेयर करी जाती है। तो एग्जाम्पल में आपने देखा होगा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और सिमिलरली जो इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है वो भी इसी के अंदर आता है। तो जैसे आपने देखा होगा जो वीकर सेक्शन होता है जैसे SC, ST और OBC, तो इनको क्या रिजर्वेशन मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, क्योंकि हम इनको पावर दे रहे हैं एज अ रिजर्वेशन के तौर पर। अब अगला है हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है, जो पावर होती है उसको पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रेशराइज ग्रुप होते हैं उनमें भी बांट दी जाती है, ताकि जो ये लोग होते हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें अपने वो डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। तो आपको ऐसे कई सारे प्रेशराइज ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, बिजनेस यूनियन है। तो ऐसे काफ़ी सारे यूनियन है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। तो ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करवा के अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।